इंसान रेप आखिर क्यों करते हैं और क्या इंडिया में सारे ही रेपिस्ट को फांसी देकर हम इंडिया में रेप जैसे क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि मेरी कुछ बातें आपको ऑड लग सकती हैं, पर मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा पूछे गए इन 2 सवालों के जवाब मैं आपको अच्छे से दे सकूँ। जैसे कि क्या इंडिया में सारे ही रेपिस्ट को फांसी देकर हम रेप जैसे क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब है नहीं, और इसी चीज़ के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। नाइनटीन 1976 में डॉक्टर स्मिथी मैन कुछ रेपिस्ट को लेकर रिसर्च कर रहे थे ताकि वो जान सके कि एक रेप जैसे क्राइम को शेप देने के बाद एक रेपिस्ट को क्या फील होता है। अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने 200 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था और एक पेंटर जिसने अपनी वाइफ का रेप किया था। उनकी वो रिसर्च इंडिया में की गई मधुमिता पांडे की रिसर्च से काफ़ी सिमिलर थी। मधुमिता पांडे जो कि एक लेक्चरर थी, उन्होंने 2012 में हुए निर्भया एंड रेप मर्डर केस के बाद तिहाड़ जेल में जाकर 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। लेकिन उनके उस लिए गए इंटरव्यू के पीछे का कारण सिर्फ निर्भया मर्डर केस ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, कि आखिर क्यों इंडिया में हर साल लगभग 30,000 रेप के केसेस सुनने को मिलते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2013 से 2022 तक हर साल लगभग 30,000 तक रेप के केसेस सुनने को मिले हैं। यहाँ तक कि 2016 में ये नंबर 38,000 तक पहुँचने वाला था। तो मधुमिता पांडे इसी के पीछे का कारण जानना चाहती थी। और दूसरा कि उनके मन में भी ये सवाल था कि क्या सारे ही रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट या फांसी देकर हम इंडिया में रेप के केसेस खत्म कर सकते हैं। मधुमिता पांडे ने बताया कि जब वो इंटरव्यू लेने जा रही थी तब उनके मन में भी उन रेपिस्ट को लेकर वही सोच थी जैसी सोच एक आम आदमी की होती है। उन्हें डर था कि उनके साथ मिसबिहेव किया जाएगा या उन पर कुछ गलत कमेंट किया जाएगा। पर इस इंटरव्यू के बीच एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें खुद उन रेपिस्ट के लिए बुरा फील होने लगा। उन्होंने बताया कि जब भी हमारे आसपास ऐसा क्राइम होता है तो हमारी सोच एक जैसी हो जाती है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा काम कोई राक्षस या दानव ही कर सकता है। लेकिन जब वो उनसे बात कर रही थी तो सारे ही रेपिस्ट ने उनके साथ नॉर्मली बिहेव किया और कुछ ने तो अपनी उस पास्ट की गलती को एक्सेप्ट भी किया। मधुमिता पांडे ने बताया कि ज़्यादातर रेपिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ वन साइडेड या गलत नहीं थी क्योंकि उनका दिमाग ये मानने को रेडी ही नहीं था। So they have accepted that they have engaged in sexual activity. They just cannot fathom that that was just one-sided, and that's wrong because in their mind that's not wrong. मधुमिता पांडे के अकॉर्डिंग कभी उन्होंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उन्होंने कभी कोई रेप किया है, क्योंकि उन्हें शायद पता ही नहीं कि जब कोई आदमी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होता है तो इसमें उन दोनों के एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, ना कि किसी एक की। अब इसका ये मतलब नहीं कि मधुमिता पांडे उनका फेवर कर रही थी, बल्कि उनका ये मतलब है कि हम अक्सर ऐसे केस में पीड़ित लड़की के बारे में ही सोचने लग जाते हैं, जबकि हमें साथ में ये भी सोचना चाहिए कि आखिर किन किन कारणों की वजह से वो रेप हुआ। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी आदमी ने चोरी किया है तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो शुरू से चोर हो या फिर उसने अपनी मजबूरी में आकर वो चोरी की हो। अब अगर वो शुरू से ही चोर है तो हमें उसके उस माहौल को भी समझना होगा जिसमें रहकर उसने चोरी करना सीखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वो माहौल ही था जो कि उसको चोरी का वो मतलब नहीं समझा सका जो कि हम और आप समझते हैं। अब मैं किसी भी रेपिस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि सारे ही रेपिस्ट के केस में ये थ्योरी काम नहीं करती, पर सारे ही रेपिस्ट को फांसी दे देने से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि इससे किसी लड़की की जान का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसे सबसे ज़्यादा डर अपने द्वारा छोड़े गए उस सबूत से होता है जिसके कारण वो पकड़ा जा सकता है। और ऐसे केस में किसी लड़की की स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी रेपिस्ट को फांसी दिलाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट सारे ही रेपिस्ट को फांसी देना अलाउ कर देती है तो इसके बाद कोई भी रेपिस्ट शायद किसी लड़की को सबूत के तौर पर जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। दिल्ली में हुई निर्भया रेप एंड मर्डर केस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने रेप के पीछे के कारण जानने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था JS वर्मा कमेटी। उस कमेटी ने भी ये सजेस्ट किया कि डेथ पेनल्टी वो तरीका नहीं है जिससे इंडिया में वुमेन्स की सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। मधुमिता पांडे ने भी इसे लेकर ये कहा कि वह काफ़ी हद तक रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन में विश्वास रखती हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च डेथ पेनल्टी को सही डिसीजन नहीं बता पाई है, बल्कि इससे अच्छा हमें ज़्यादा फोकस उस डिस्क्रिमिनेशन या सोसाइटी के उस बदलाव पर करना चाहिए जो कि हमें किसी लड़के या लड़की को लेकर अक्सर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो हमें अक्सर ऐसे केस में देखने को मिलता है कि पब्लिक गवर्नमेंट पर प्रेशर डालती है कि वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें या उन रेपिस्ट को पब्लिक के हवाले कर दें। But I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. पर ये चीज़ भी पूरी तरह सही नहीं है। क्यों?
इसका जवाब मैं आपको एक केस के थ्रू देना चाहूँगा। 1988 में जापान के एक शहर में रहने वाली जुनको फुरुता नाम की लड़की का उसका एक क्लासमेट हिरोशी मियानो किडनैप कर लेता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका 40 दिन तक रेप करता है। किडनैपिंग के 13वें दिन जुनको को एक टेलीफोन मिलता है और वो पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन तभी हिरोशी मियानो वहां आकर उसका वो कॉल छीन लेता है और पुलिस से झूठ बोलता है कि वो कॉल गलती से लग गया था। पुलिस को इस बात पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अपने 2 ऑफिसर को उसके घर भेजती है, जिन्हें ये पूरी तरह ऑर्डर दिया जाता है कि वो घर जाकर उसकी जांच करें। लेकिन वो 2 ऑफिसर ऐसा कुछ नहीं करते। वो बस वहां जाते हैं, उनसे नॉर्मली बात करते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद जब लोगों को झुनको की लाश एक कंक्रीट से भरे कंटेनर में मिलती है और ये केस कोर्ट में जाता है, तब वहां भी लोगों ने कोर्ट को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने को कहा। लेकिन जब पुलिस ने इस केस को डिटेल में देखा तो उन्हें इन 2 ऑफिसर की गलती भी मिली, जो हिरोशी मियानो के घर तो गए पर उसकी तलाशी नहीं लिए, जिसके बाद उन्हें उनकी उस जॉब से निकाल दिया गया। कुछ ऐसा ही दिल्ली के निर्भया केस में भी हुआ था। एक्चुअली जिस जगह निर्भया और उसके फ्रेंड को उन रेपिस्ट ने बस से निकाल कर फेंका था, वो जगह 2 पुलिस स्टेशन के एरिया के बॉर्डर पे आती थी। जब दोनों ही स्टेशन की पुलिस वहां पहुंची तो लगभग आधे घंटे तक वो ये डिसाइड करते रह गए कि ये केस आखिर कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी, जबकि ऐसी कंडीशन में उन्हें सबसे पहले उन दोनों को मेडिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। अब इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक नॉर्मल आदमी ये देखता है कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, वहीं एक इंक्वायरी डिपार्टमेंट ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसी के साथ अगर रेप हुआ है तो वो किन किन कारणों की वजह से हुआ है, जिसका मतलब कि वो इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक उन्हें पूरी बात समझ में आ ना जाए। अब मैं ये भी नहीं कहता कि फिर तो सारे रेपिस्ट को फांसी नहीं देना चाहिए। दिल्ली में निर्भया रेप एंड मर्डर केस के दोषियों को फांसी देना कोर्ट का एक सही फैसला था, पर इसी केस में पुलिस की वो गलती जिसमें 2 पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले एक दूसरे पर ये केस लेने को कह रहे थे, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रेपिस्ट को खत्म कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि हमें रेप के पीछे के कारण को भी जानना होगा, जैसा कि मधुमिता पांडे ने अपने इंटरव्यू के थ्रू किया। इसके अलावा वो कैंपेन जो कि अक्सर हमें ऐसे ही केस के टाइम सुनने को मिलते हैं, उन्हें भी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की है, जो लोगों को ये समझा सके कि एक सेक्स और एक रेप के बीच क्या क्या फ़र्क होता है।